अनीश रोज की तरह कब्रिस्तान में सफाई का काम कर रहा था, लेकिन एक आवाज से वो रुक गया। ये आवाज आ तो बहुत धीमी रही थी, पर थी बहुत पास से। अनीश ने अपना झाड़ू रोका तो फोन की आवाज भी रुक गई। उसने पॉकेट से अपना फोन निकाल के देखा, उस पर कोई कॉल या मैसेज नहीं था। आसपास देखा तो पूरे कब्रिस्तान में कोई और नहीं था जिसका फोन बज सके। उसने इन चीजों को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए अपना काम फिर से शुरू किया तो फोन फिर से दोबारा बजना शुरू हुआ। अनीश फिर रुका। उसने चारों तरफ देखा और अब जोर से चीखा, कौन है? क्या चाहिए? क्यों रोज रोज मुझे इस तरह से परेशान करते हो? अनीश ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चौंक कर अनीश पलटा तो देखा पढ़ा लिखा, अच्छे कपड़ों में, चश्मा पहने एक आदमी खड़ा है। अनीश ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उसे लगा कि शायद यही था जिसका फोन बज रहा था। अनीश ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, भाई साहब, ये कब्रिस्तान है, गार्डन नहीं जहां आप घूम रहे हैं। क्या हो गया आपको? यहां पर यहां क्यों घूम रहे हैं आप? उस आदमी ने बिना कुछ बोले अपने फोन से दोबारा एक नंबर डायल किया। दोबारा धीमी सी फोन बजने की आवाज आने लगी, जो कहीं पास ही थी, पर समझ नहीं आ रही थी कहां। अनीश दोबारा बोला, आपका दूसरा फोन यहां कहीं गिर गया है? मैं ढूंढने में मदद कर दूं क्या आपकी? इतने दिन से यह फोन बजता ही रहता है। इस बार उस आदमी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मार्था ना ऐसे ही करती है। मेरा फोन यार उठाती ही नहीं है। जब से यहां उसको दफन किया है बस उसे फोन करता रहता हूं, लेकिन उठाती नहीं है। अनीश ने पूछा, क्या मतलब? उस आदमी ने आगे बताया, दरअसल मैं और मार्था फेसबुक से दोस्त बने थे। वो यहां कोलकाता में रहती थी और मैं वहां मुंबई में। हम दोनों ने ट्रेन पकड़ के बीच रास्ते यानी कि बिलासपुर में मिलने का प्लान बनाया था। मैं तो वहां टाइम पे पहुंच गया, लेकिन यहां से उसकी ट्रेन तो पहुंची पर मार्था नहीं पहुंची। अनीश ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि मार्था नहीं पहुंची। उस आदमी ने इस सवाल का जवाब दिया, ट्रेन में सफर करते वक्त बीच रास्ते में मार्था के साथ कुछ ऐसा हुआ कि मार्था कभी बिलासपुर नहीं पहुंची। उन दरिंदों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। दोनों की पूरी जिंदगी उस एक रात में बदल गई। मैं स्टेशन पर खड़ा बस उसे फोन मिलाता रहा, पर मार्था ने मेरा फोन नहीं उठाया। मार्था ने मेरा फोन कभी नहीं उठाया और आज भी नहीं उठाती। अनीश कब्रिस्तान में पिछले 1 महीने से सफाई करते करते रोज यहां पर फोन बजने की आवाज सुनता था, जो जब वो रुकता तो रुक जाती और जैसे ही वो हाथ चलाता साफ सफाई करने के लिए तो फिर से फोन की आवाज आती। एक आदमी जिसका नाम विंसेंट था, उसने आकर उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड मार्था, जो यहां कब्र में लेटी है, वो अचानक ही ट्रेन से गायब हो गई और उसके फोन करने पर उसने उसके फोन का भी कोई जवाब नहीं दिया। जब वो बिलासपुर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश में मैं कोलकाता आया। एड़ी चोटी का जोर लगा के मार्था को मैंने हर जगह ढूंढा। पूरे 3 हफ्ते ढूंढने के बाद मार्था मुझे एक मेंटल असाइलम में मिली। वहां जाके जब मैंने अपनी आंखों से मार्था को देखा तो उसे बुलाकर सिर्फ उसके सामने मैंने अपनी ट्रेन की टिकट रख दी। मार्था ने कुछ देर उस टिकट को देखा और उसके बाद उसकी आंखों से पानी छलक गया। मुझे देखकर भागती हुई वो अंदर चली गई। मैंने यानी कि विंसेंट ने
उसके पीछे से उसे पुकारता रहा। मैं दरवाजे तक भी भागा, लेकिन अंदर जाने की परमिशन तो आसान नहीं थी। मैंने मार्था को दोबारा बुलवाया, मेंटल असाइलम वालों से बात की, उन्हें अपने बारे में बता के मार्था के साथ बैठा और साफ साफ उससे कहा, तुम क्यों ऐसे भाग रही हो? जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम भी अकेली हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पेशे से साइकियाट्रिस्ट हूं, इतना तो जानता हूं कि तुम पागल नहीं हो। अब रोना धोना छोड़ो और जो कुछ भी हुआ उसे पीछे छोड़कर मेरे साथ चलो। मैंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसे उस मेंटल असाइलम से बाहर निकाला। जिन दरिंदों ने मेरी मार्था को इस हाल में पहुंचाया था, मैंने उनके खिलाफ उसके साथ मिलकर केस किया। मार्था की देखभाल की और केस की सुनवाई के बाद मार्था को लेकर मुंबई शिफ्ट होने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। जजमेंट के ठीक 3 दिन पहले मुझे बहुत ही अर्जेंट काम से मुंबई जाना पड़ गया। मैं जाना नहीं चाहता था, पर काम बहुत जरूरी था। मेरे मुंबई और उधर कोर्ट में जजमेंट आने के बाद मार्था पूरी तरह से टूट गई थी। मैंने उसे कहा कि तुम नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ो और यहां आ जाओ, मैं वापस वहां जाकर सारा लगेज वगैरह ले आऊंगा नेक्स्ट वीक। बहुत बड़ी जंग हार चुके थे हम और इंसाफ भी नहीं मिला था। इन सब के बावजूद एक नई जिंदगी के बारे में सोच के खुश थी मार्था। भले ही कुछ और ना सही, लेकिन मेरे साथ अपनी जिंदगी का सोच के ही बहुत खुश थी। उससे बात करते करते वो इधर आ ही रही थी कि मैंने जो सुना वो रोज मेरे सपने में आता है और मुझे सोने नहीं देता। हेलो, हाँ विंसेंट, हाँ मैं आ रही हूँ, वेट फॉर मी। हाँ, आई लव यू। अनीश, जो इस कब्रिस्तान में साफ सफाई का काम करता था, उसको विंसेंट ने अपनी और मार्था की कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे फोन पे बात करते करते एक एक्सीडेंट में मार्था मारी गई। मैं मुंबई से वापस कोलकाता आया और मार्था को यहीं दफनाया जहां से तुम्हें फोन के बजने की आवाज आ रही थी। मैंने मार्था को उसकी सारी चीजों के साथ यहीं दफनाया था। देखो ना, मैं कब से उसे फोन किए जा रहा हूं, लेकिन वो उठा ही नहीं रही है। कभी कभी वो फोन उठाती है तो मैं उसे अपने पूरे दिन की बातें बताता हूं। अनीश इतनी देर तो नहीं, पर ये सुनने के बाद पूरी तरह से चिढ़ गया था और गुस्से में बोला, हाँ साहब, अरे सही कह रहे हैं आप। मैं अब समझा कि मेरी नींद क्यों खराब हो रखी है। मैं भी तो यहीं पड़ोस वाली कब्र में रहता हूं। सारे वक्त ये फोन बजते रहता है और मैं सो नहीं पाता हूं। अपनी मैडम से कहिए, मार्था मैडम से, कि फोन ना जरा साइलेंट मोड में रखा करे। आप पागलों के डॉक्टर नहीं, खुद पागल हैं। मर गई आपकी मार्था, अरे भूल क्यों नहीं जाते उससे? फोन करना बंद कीजिए अब। विंसेंट ने शायद ऐसी सच्चाई की उम्मीद ही नहीं की थी, वो भी एक अजनबी से। अनीश की बात खत्म होने से पहले ही विंसेंट ने उस पर हाथ छोड़ दिया और बुरी तरह उसे मारने पीटने लगा। और इसी मारपीट के बीच में उसका फोन बजा तो खुशी खुशी अपना फोन अनीश को दिखाते हुए बोला, ये देख देख देख, मार्था का फोन आ रहा है। 1 मिनट। हाँ मार्था, हाँ मार्था, मैं बोल रहा हूं। अरे पता है मार्था, एक पागल अभी मिला यहीं तुम्हारी कब्र के पास में। कहता है कि तुम्हारी कब्र के बगल में ही लेटता है वो, और उसने कहा कि तुम मर गई हो। पागल कहेंगे। इतना कहते कहते हंसते हुए उसने अनीश से कहा, देख मेरी मार्था का फोन है, ले खुद सुन के देख ली। बात कर बात कर ना। अनीश ने जब अपने कानों से फोन लगाया तो आवाज आई, गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ 4 दबाएं, शुल्क लागू। ये सुनकर अनीश ने कहा,
पागल हो, पता कोई मार्था वार्था का फोन नहीं है। विंसेंट इस बार हंसते हुए बोला। हाँ, तुम्हें तो कुछ और ही सुनाई दिया होगा, है ना? क्योंकि मार्था को सिर्फ मैं सुन सकता हूं, कोई और नहीं। अनीश, जो इस कब्रिस्तान में साफ सफाई का काम करता था, उसको विंसेंट ने बताया कि कैसे फेसबुक पर वो मार्था से मिला। दोनों में बेहद प्यार हुआ और मिलने का प्लान बना, लेकिन बिलासपुर, जहां दोनों को मिलना था, वहां विंसेंट तो पहुंचा, लेकिन मार्था नहीं पहुंची। मार्था के अकेले होने का फायदा कुछ लोगों ने उठाया, जिसके बाद वो मेंटल असाइलम में जानबूझकर दिमागी तौर पे बीमार बनके खुद को दुनिया से दूर रख रही थी। लेकिन विंसेंट, जो पेशे से एक साइकियाट्रिस्ट था और मार्था से बहुत प्यार करता था, उसने उसे वहां से खोज निकाल कर ले गया, उसकी मदद की, कोर्ट केस किया। लेकिन ऐन मौके पर उसे मुंबई जाना पड़ा और केस की सुनवाई जब हक में नहीं हुई तो उसने मार्था से सीधे मुंबई पहुंचने को कहा। मार्था उससे बात कर ही रही थी कि एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और मार्था ने वहीं पर दम तोड़ दिया। अनीश, जिसे विंसेंट ये सारी बातें बता रहा था, वो इस वक्त यही सोच रहा था कि विंसेंट पूरी तरह पागल है, पर विंसेंट अपनी बात पे अड़ा रहा कि कब्र में पड़ी मार्था उससे बात करती है और ये सारी चीजें सिर्फ वही सुन सकता है, कोई और नहीं। अनीश ने उससे साफ साफ कहा, भाई ऐसा है कि रात बहुत हो गई है और तुम्हारी बकवास भी, चुपचाप यहां से निकल जाओ। मैं कोई कब्र उम्र में लेटा हुआ इंसान नहीं हूं, मैं इस कब्रिस्तान का चौकीदार हूं। तुम निकलो तो ताला लगाऊं गेट पे। वैसे भी अभी एक फ्यूनरल के लिए लोग आएंगे तो सबकी एंट्री करनी होगी रजिस्टर में। फालतू की कहानियों के लिए मेरे पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, चलो भागो यहां से। विंसेंट ने अनीश की बात सुन के मुस्कुराते हुए कहा, वो देखो, जिस फ्यूनरल की तुम बात कर रहे थे वो आ गई है। तुम यहाँ के चौकीदार हो ना, बस मेरा एक काम कर देना, मार्था को जरूर बता देना कि मैंने, यानी कि विंसेंट ने उन दोनों आदमियों को मार दिया है। और मार्था के बगल वाली जमीन में इस आते हुए फ्यूनरल के कॉफिन को दफनाना प्लीज। मैं बहुत दूर रह लिया मेरी मार्था से, जिंदगी भर दूर रहा। अब सुकून से उसके पास लेट कर सोना चाहता हूं मैं। अब जाके मार्था फोन नहीं उठाती तो क्या हुआ, अब मैं उससे बात कर पाऊंगा क्योंकि अब मैं उसके साथ हूं। अनीश ने गेट की तरफ देखा और फिर पलटकर विंसेंट को। अब तक जो विंसेंट अपनी कहानी उसे बता रहा था, वो विंसेंट वहां दूर दूर तक मौजूद नहीं था। जो फ्यूनरल आया वो विंसेंट का ही था। अनीश की समझ से सब कुछ परे था, क्योंकि इस तरह की सुपरनैचुरल चीज उसने आज से पहले इस कब्रिस्तान में कभी भी महसूस नहीं की थी।